नेक्स्ट कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है बायो सावर्ट लॉ। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, यहां से तो चैप्टर थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी तक हमने किसकी बात की? मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। हमने पता किया मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 है या कोई फोर्स लग रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, ये सब किसके फॉर्मूला है? फोर्स के फॉर्मूला है। तो अब तक हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फील्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो बायो सावर्ट्स लॉ क्या कह रहे हैं? देखो, सपोज अच्छे से समझना, इजी है। देखो, जैसे कि ऐसा कोई बड़ा कंडक्टर है, ओके, वायर है। ये बड़े कंडक्टर वायर में हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट। तो ये छोटा सा एलिमेंट जो ले लिया, जिसमें से पूरे वायर में से करंट पास होगा, लेकिन हम सिर्फ छोटा एलिमेंट ही कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने उसको नाम दे दिया करंट एलिमेंट। ओके, जिसकी लेंथ होगी L, तो मतलब पूरे की वायर की लेंथ होगी L, तो छोटे से एलिमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी? DL, छोटी सी लेंथ। ओके, और ये हमने ऐसे ले लिया। डन। ओके, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, पूरे वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अभी ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है, उसके सेंटर पॉइंट से कुछ दूरी पर कहीं पर से यहां पर पॉइंट P है। ओके, और हमें क्या निकालना है? इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू यहां पॉइंट P पर कितनी होगी, वो हमें निकालना है। समझ में आया? हमें क्या निकालना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अब तक हम फोर्स की बात कर रहे थे, वो तो हमें पता ही है कि ये करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो हमें पता है आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, वो तो पता ही है मैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं बी, ये जो आई एल बी था ना, बी, वो बी की बात कर रहे हैं। डन। ओके, सो ये पॉइंट P पर ये जो हमारा करंट वायर है और से करंट एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से, पूरे वायर की वजह से नहीं ढूंढ रहे हैं, पूरे वायर की वजह से बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसा समझो हमारे पास इतना छोटा सा एलिमेंट है, मतलब इतना छोटा सा वायर है। उतने छोटे से वायर से पर्टिकुलर P पॉइंट कहां है? तो सपोज हमने बोल दिया कि थीटा एंगल पर इस डायरेक्शन में है, तो थीटा एंगल पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतने दूर है, तो उसको हमने दिखा दिया से वेक्टर R। वो वेक्टर R क्या है? पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर पोजीशन शो करेगा कि भाई यहां से इतने सेंटीमीटर दूर है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा कि भाई 2 सेंटीमीटर दूर है, और पर्टिकुलरली थीटा भी देना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में है। डन। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? फिर से ये हमारा करंट एलिमेंट और ये हमारा पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ओके, अगर मुझे यहां पॉइंट है मेरा, यहां पर ढूंढना है मुझे, तो यहां पोजीशन वेक्टर होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? ये पूरा सिंपल। ओके, चलो, पोजीशन वेक्टर कैन बी एनीथिंग, मतलब जहां तुम्हारा पॉइंट हो वहां पर क्या हुआ? क्या कितने भी एंगल पर हो सकता है, हमें तो पोजीशन शो करनी है ना, तो पॉइंट जहां हो वहां जो भी एंगल हो, हमें क्या है 360, 0 to 360 में से कोई भी एंगल हो, हमें तो पोजीशन ही बतानी है। डन। ओके, सो ये है हमारा एंगल थीटा, पोजीशन वेक्टर R, and this is point P where we want to find the magnetic field जो प्रोड्यूस होगी। करंट एलिमेंट में से करंट पास होगा, ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, छोटा सा करंट एलिमेंट है तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, से DB। ओके, डन। सो छोटा सा करंट एलिमेंट और छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड DB प्रोड्यूस हो रही है, और ये R है हमारा पोजीशन वेक्टर। डन। ओके, अब ये जो DB है उसी का वैल्यू तो हमें निकालना है कि ये जो DB होगी वो क्या है, तो वही गिवन, मतलब वही दिया हुआ है किसने? बायो सावर्ट ने, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास हो
तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन कितनी प्रोड्यूस होगी, कितने टेस्ला, 2 टेस्ला, 10 टेस्ला, कितना प्रोड्यूस होगा, कौन सी डायरेक्शन में, वो बताएगा कौन, बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट ने ये लॉ दिया था। तो अब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो सारे के सारे फैक्टर्स को सम अप करके एक पूरा लॉ हम फॉर्मूला बना देंगे, और वो फॉर्मूला ही है बायो-सावर्ट लॉ। ओके, चलो सबसे पहले हमने लिया dB इज प्रोपोर्शनल टू I। ये क्या है, जैसे कि ये dB जो है, ओके, वो किसकी वजह से है, ये करंट एलिमेंट में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से। तो ये तो हमने ऑर्स्टेड के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कम करंट फ्लो हो रहा है तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, दैट मींस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हाँ, B मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन बहुत छोटी है, पूरे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, और छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB है। मतलब पूरे करंट, सपोज 10 मीटर का करंट वायर है, 10 मीटर के वायर की वजह से उसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज 100 टेस्ला, तो फिर ये छोटे से में से प्रोड्यूस होने वाली है सपोज 1 टेस्ला, इसलिए 100 की कंपेयर में 1 तो बहुत छोटा है, तो हमने नहीं कर दिया। डन। सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड देखो, ये dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। मतलब कि ये जो करंट एलिमेंट है वो हम जितना ज्यादा बड़ा लेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर करंट एलिमेंट ऐसा समझो कि मैंने इतना ही लिया, छोटा सा, ओके, मतलब जिसकी लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में से करंट पास होगा, लेकिन मैंने ले ली लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में से करंट पास होगा। करंट कांस्टेंट है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में से सपोज 10 एम्पियर पास हो रहा है, और 2 सेंटीमीटर में से 10 एम्पियर पास हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में अगर 1 टेस्ला प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 सेंटीमीटर में से 1 का और दूसरे ये 1 का, तो 2 टेस्ला होगा। सिंपल, समझ में आ रहा है ना। सो dB इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। मतलब कि ये जो करंट एलिमेंट जितना ज्यादा बड़ा लेंगे हम, उतनी ही ज्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ओके, देन थर्ड, सो थर्ड इज, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल लॉ को फॉलो करता है, जैसे कि बायो-सावर्ट लॉ, जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ, जैसे कि हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। तो ग्रेविटेशनल लॉ में भी देखो क्या था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। फिर हमने कूलम्स लॉ भी देखा कि दो फोर्स के बीच में जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, रिपल्जन और अट्रैक्शन, वो था K Q1 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो ये फोर्स भी क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे ही बायो-सावर्ट लॉ भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि dB इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। दैट मींस कि अब ये तो हमें पता ही है कि जितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, जितना ज्यादा दूर उतना, मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी इफेक्ट कम, जितनी डिस्टेंस कम उतनी इफेक्ट ज्यादा। दोनों ज्यादा ज्यादा कब होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो। ओके, डन। अच्छा चलो, एंड नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है दी एंगल, कि ये जो एंगल हमने लिया उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। ये कैसे पता चला, तो देखो, जैसे कि मान लो कि हम पॉइंट कहां ले रहे हैं, यहां पर, कहां पर, मतलब सपोज ऐसा हमने, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर में हमारा जो करंट एलिमेंट है वो है इतना, ओके, और हमें जो पॉइंट लेना है वो पॉइंट है हमारा इस डायरेक्शन में। डन, उसी पे है, वायर पे ही वो पॉइंट है, वहीं पे हमें ढूंढना है। तो अगर यहीं पे मुझे ढूंढना है तो पोजीशन वेक्टर कहां जाएगा, इधर जाएगा, यहां से सेंटर से पोजीशन वेक्टर यहां तक जाएगा ना, जैसे यहां से यहां P पॉइंट तक गया, वैसे P पॉइंट मैंने यहां लिया तो वहां तक जाएगा पोजीशन वेक्टर। डन। तो पोजीशन वेक्टर, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। ये है करंट एलिमेंट और ये है पोजीशन वेक्टर, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो मेरा करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो
एक ही डायरेक्शन में हो गया ना, ओके, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। डन। तो एंगल जीरो हो गया, हो जा रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो मिल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होनी चाहिए वो भी कोई प्रोड्यूस हो रही नहीं है। प्रैक्टिकली पता चला, प्रैक्टिकली, ओके, कि अगर हमने थीटा जीरो रखा, मतलब कि करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या रखा, जीरो रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस ही नहीं होगी। ये कैसे पता चलेगा? अरे कोई भी मैग्नेटिक नीडल रख के देख लो, जो करंट एलिमेंट है, जैसे ये करंट वायर है, ये वायर है, यहां पर मैंने नीडल रख दी, इसमें से करंट फ्लो करवाया, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, नीडल हिलेगी ही नहीं। दैट मीन्स व्हाट, कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं आ रही है उसकी इफेक्ट। अगर इफेक्ट आ रही होती तो ये मूव करती, कुछ तो होता उसका, नीडल का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये नीडल के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो नहीं लगा रही है, ओके। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली यही देख के पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। और वे तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है पहले, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्या डिस्कस किया? कि अगर जैसे कि वायर वाला केस देखा था, तो वायर वाले केस में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, वही डिराइव किया, और F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म, ओके। दैट मीन्स साइन थीटा था, साइन थीटा था, तो यहां पर एंगल क्या बन गया, वहां पे किस किस के बीच का एंगल है, वो F जो है वो किस किस के बीच में है, आई एल बी साइन थीटा, मतलब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। करंट बोलो या लेंथ बोलो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब सेम हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां तो गिवन थी कि भाई इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, व्हाटएवर गिवन था। यहां पर तो हमें पता करना है, लेकिन डायरेक्शन तो पता है हमें। कैसे पता है? चलो मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? याद करो चैप्टर की स्टार्टिंग, करंट ऐसे ऊपर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे कि यही वायर है, यही वायर है, ये वायर है, और करंट की डायरेक्शन ये है, तो लेफ्ट साइड गोल गोल होगी ना भाई, राइट लेफ्ट थोड़ी होगी, पूरी सर्कुलर होगी, ओके। वायर है उसके, क्यों? इसलिए तो बोला कि याद करो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, वो पूरा का पूरा पैड रखा हुआ था, और फिर सारे के सारे वो आयरन फिलिंग्स रखी हुई थी, फिर करंट वायर ऐसे बीच में से जा रहा था, तो सभी लोग एक ही डायरेक्शन में हो गए थे। याद आया? करंट ऐसे जा रहा था, और फिर ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके अराउंड में। तो हमने कौन सा यूज किया था? राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो क्या था राइट हैंड थंब रूल? करंट जो डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में थंब लगा दो, और उंगलियां जहां मुड़ रही है वो थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर ये केस हो तो करंट जा रहा है ऊपर, तो करंट जा रहा है ऊपर, उंगलियों को मोड़ो, तो उंगलियों को ऐसे मोड़ दिया। तो अगर मैं टॉप से देखूंगा तो ऐसे है, मतलब कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये अगर मेरा प्लेन है, तो प्लेन में देखो यहां अंदर घुस रही है, ये प्लेन है, ओके, ऐसे। तो प्लेन में, ये प्लेन है, समझ रहे हो ना? प्लेन में ये है प्लेन, ये पूरा प्लेन है, और ये प्लेन में हमारा क्या है? करंट, ओके, वायर मतलब। अब ये रहा हमारा राइट हैंड थंब, तो अब क्या आ रहा है? ऐसे अंदर ऐसे आ रहा है ना, समझ रहे हो? मतलब कैसे? टॉप से देखूंगा तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे होगा तो इसके अंदर जा रहा है, इसके तो ऐसे करूंगा तो ये प्लेन के अंदर जा रहा है ना, और फिर ऐसे अंदर जाएगा, और यहां से क्या है? बाहर निकल रहा है। डन। तो तुम्हें डायरेक्शन बतानी होगी, तो कैसे बताएंगे? यहां पर अंदर जा रहा है मतलब क्रॉस, और यहां से बाहर निकल रही है मतलब डॉट। समझ में आया? पक्का? श्योर ना? तो डायरेक्शन तो हमें पता है, ओके। सो बी की डायरेक्शन हमें पता है, ओके। बी की डायरेक्शन हमें पता है, और यहां पर हमारा फॉर्मूला मतलब बी की जो डायरेक्शन है वो, और ये जो हमारा करंट है उसकी डायरेक्शन है,
ओके, ये तो हमें पता ही है। सो यहां से हमें क्या पता चला कि जो डीबी है वो क्या है, 0। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन वो वायर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, वो तो वायर के अराउंड है। डायरेक्शन कैसी है, वायर के अराउंड, वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट नहीं होगी, वायर के अराउंड में होगी, मतलब यहां होगी, यहां होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, लेकिन वायर के ऊपर होगी नहीं। सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 रखा तो डीबी क्या आया, 0। अगर हमने करंट एलिमेंट ऐसे ऊपर है और करंट को हमने ऐसे नीचे फ्लो करवाया तो 180 एंगल हो गया, तब भी क्या आ रहा है, 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, 0। डन। तो ये हमें पता चला कि थीटा 0 रखा तो डीबी भी 0 आ रहा है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। एट दैट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही रही है, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी ना, हो रही है, लेकिन वो पॉइंट पर उसकी कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, वो पॉइंट पर। पूरी मैग्नेटिक फील्ड 0 है ऐसा नहीं बोल रहे। मैग्नेटिक फील्ड एट, सपोज ये है मेरा पॉइंट P, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। यहां मेरा पॉइंट P है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P 0, ऐसे। डन, पक्का, ओके। सो थीटा 0 और थीटा 180 मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दी कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ऑन दी कंडक्टर, ओके। नाउ हमें पता है कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 ले, थीटा इज इक्वल्स टू क्या ले 90, जैसे कि ऐसा समझो ये है मेरा करंट, ये सब रब कर दो, ये है मेरा करंट एलिमेंट और थीटा मैंने एकदम एग्जैक्टली ऐसे रखा है, ऐसे सीधा, ये है मेरा पॉइंट P। डन, ये मेरा पॉइंट P है तो एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। साइन 0 तो 0 आ रहा था, ये भी 0 आ रहा था, तो साइन 90 क्या होगा, मैक्सिमम 1। डन। सो यहां से हमें पता चला कि ये जो डीबी की वैल्यू है वो, अब देखो ये क्यों सर साइन ही लिया, तो साइन ही लेना पड़ेगा ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि भाई थीटा पर 0 हो, थीटा 0 पर 0 हो, थीटा 180 पर भी 0 हो और थीटा 90 पे मैक्सिमम हो, तो वो कौन सा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, साइन, कॉस, टेन, तो टेन करेगा नहीं, टेन में तो इंफिनिटी भी आता है, ओके। कॉस और साइन कर सकते हैं, तो कॉस 0 तो 1 होता है, मतलब कॉस भी नहीं करेगा, साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 90 मैक्सिमम होता है। यस, साइन फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने लिया साइन थीटा। तो यहां से एक और पता चला हमें कि जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन फंक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। डन, पक्का, ओके। तो ये जो हमारा सारे हमने सेंटेंस लिखे, ऐसे 4 सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट वे में लिखे हमने, अब सबको कंबाइन कर दो, तो सबका कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा dB का फॉर्मूला, मतलब जो P पॉइंट है यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। पहले जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज I LB sin थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, F का फॉर्मूला है, वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। ये मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगा रही है, उसका फॉर्मूला है ये। और अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तो हमने बात ही नहीं की इस केस में, हम तो बोल रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां कितनी कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हमने बोल दिया कि भाई वायर के ऊपर तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी, वायर के ऊपर भी और नीचे भी, मतलब पूरे वायर पर प्रोड्यूस होगी नहीं। कहां प्रोड्यूस होगी, तो वो तो राइट हैंड थंब रूल से ही पता चल रहा है कि अराउंड में सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस होगी। डन, पक्का। अभी सर्कुलर शेप में कितने मैग्नीट्यूड की प्रोड्यूस होगी, हमने बोला तो सही कि प्रोपोर्शनल टू दी, मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ओके, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। डन।
दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे प्रोड्यूस होगी, मतलब कोई भी डायरेक्शन जैसे ऐसे, तो ऐसे प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। यहां से मैं लिखूंगा तो ऐसे होगा। ये गोल चक्कर है। अभी देखो ये गोल चक्कर तो यहां भी हो सकता है, ऐसा बड़ा भी रेडियस का हो सकता है, इतनी बड़ी रेडियस का भी हो सकता है और इतनी बड़ी रेडियस का भी हो सकता है। तो अभी तुम ही बताओ, ये छोटी सी रेडियस का गोल चक्कर जो है मैग्नेटिक फील्ड और ये बड़ी रेडियस वाला मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा ज्यादा होगा? छोटा वाला। डिस्टेंस, ओके, तो डिस्टेंस जितना कम उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और डिस्टेंस जितना ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम। तो भाई करंट यहां पास हो रहा है तो कोई 1 किलोमीटर दूर हो, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो फील ही नहीं होगी, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो धीरे 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 डिस्टेंस के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा कहां होगी? वायर के अराउंड में, एकदम एडजेसेंट में, एकदम एडजेसेंट। डन? ओके, दैट्स इट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, dB इज इक्वल्स टू, और dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। नाउ यहां पर हमारा प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है दैट इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई। क्या है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई, वेयर 4 पाई तो कांस्टेंट ही है। म्यू 0 इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। जैसे वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो एप्सिलॉन नॉट क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, वेयर एज म्यू 0 क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका मीनिंग क्या है? वही जैसे वहां मीनिंग था, क्या कि अगर मेरे पास फ्री स्पेस है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कितनी हो सकती है वो बता रहे हैं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या बता रहा है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये फ्री स्पेस में से पास होगी। ओके, सो दैट इज म्यू 0। अगर कोई मटेरियल गिवन है, फ्री स्पेस नहीं और वैक्यूम नहीं गिवन है, कोई मटेरियल गिवन है कि भाई सपोज ये कॉपर का मटेरियल है इतना बड़ा, इसके अंदर से कितनी मैग्नेट और इसके बाजू में से बहुत बड़ा ज्यादा अमाउंट का करंट पास हो रहा है, तो करंट, जैसे ये वायर है, ये वायर है, ओके, जैसे ये वायर है, बहुत इसमें से बहुत ज्यादा करंट पास हो रहा है, बहुत ज्यादा करंट पास होगा तो इसके अराउंड में ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई और मैंने ये मटेरियल लिया हुआ है सपोज आयरन का, ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये गोल ऐसे है तो ऐसे गोल गोल प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके अंदर घुसेगी और यहां से बाहर निकलेगी। कौन? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी, देखो कोई घुस रहा है और बाहर निकल रहा है तो वो कम तो हो जाएगा ना, जितना घुस रहा है उतना ही थोड़ी बाहर निकलेगा क्योंकि मटेरियल रेजिस्ट करेगा। अगर इसकी जगह एयर होती तो जितना घुस रहा है उतना ही बाहर निकल जाता। वैक्यूम होता तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है उतनी ही बाहर जाती। लेकिन मैंने वुड रख दिया, प्लास्टिक रख दिया, आयरन रख दिया, तो जितनी अंदर जाएगी उतनी ही बाहर निकलेगी नहीं। तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा ये प्रॉपर्टी से, क्या? हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस और मटेरियल। तो इस केस में अगर आयरन है तो मतलब जो भी मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा पास होने देगा मैग्नेटिक फील्ड को, और जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम वो मैग्नेटिक फील्ड को कम पास होने देगा। तो सबसे ज्यादा कौन मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देगा? वैक्यूम, सबसे ज्यादा वैक्यूम, और से फ्री स्पेस सबसे ज्यादा। उसके अंदर मैंने वुड रख दिया तो अब वो मैग्नेट को पास तो होने देगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। अभी ऐड नहीं आ रही है, दरवाजा खुला रखा हुआ है, वाईफाई नहीं आ रहा, ऐसे एसी चालू है, ऐसी ऐड आ रही है ना, यूट्यूब पे मैंने देखी कैसे वो बच्चा ऐसे दरवाजा खुला हुआ है और फोन चला रहा है, तो एसी चल रहा है, दरवाजा बंद करते हो, दरवाजा बंद करता हूं ना तो वाईफाई आता नहीं है, कनेक्शन नहीं आता। ओके, तो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दीवारें है, ये है, तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा। तो कोई बोलेगा ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ओके, क्यों? क्योंकि कोई मटेरियल बीच में आएगा तो भले ही थोड़ा कम फर्क पड़े, फर्क तो पड़ेगा ही। ओके, जैसे कि बीच में मैंने पेपर रख दिया, बीच में वुड रख दिया, बीच में कंक्रीट की दीवार रख दी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे ही थोड़ी पास हो जाएंगे। इधर लाइट है और मैंने बीच में दीवार रख दी तो यहां तो अंधेरा ही है ना भाई, लाइट तो बाहर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास थोड़ी हो पाए वो वाले। सिंपल है। तो
तो कहने का मीनिंग है कि डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो म्यू जीरो याद रह गया क्या है? म्यू जीरो इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर कोई मटेरियल गिवन है तो उसके लिए म्यू जीरो ना लिख के क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे, और वो वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन म्यू जीरो की वैल्यू याद रखने की जरूरत है। तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻⁷ नहीं लिखा? अच्छा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या है? लिखा है ना यहाँ? हाँ, ओके। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁷, मतलब कि म्यू जीरो की वैल्यू क्या हो गई? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। डन। तो ये मैक्सिमम है। अब जिसकी भी वैल्यू होगी, मतलब दूसरा कोई भी मटेरियल की म्यू की वैल्यू इससे कम ही होगी। ओके, डन। सो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई हमारा कांस्टेंट, दैट्स इट। तो हमें मिल गया डीबी का फॉर्मूला, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला याद करो, लिखा अभी, रब कर दिया वापस। फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। तो देखो ना, आई कहां गया? आई एल बी नहीं है, बी का तो फॉर्मूला है ये। तो आई एल साइन थीटा, एडिशनल क्या है? आर स्क्वायर। डन। सो ये हो गया हमारा 1 डीबी का फॉर्मूला। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, साइन थीटा है तो अगेन क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। कॉस थीटा होता तो डॉट प्रोडक्ट। ओके, जैसे कि वर्क के फॉर्मूला में हमारा आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको निकालेंगे हम कैसे? एफ डी कॉस थीटा से। डन। ओके, तो वैसे ही यहां पर साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड। अब देखो, यहां पर अगर आर होता तो हम क्या कर देते? डायरेक्टली डीएल क्रॉस आर, लेकिन ऊपर तो आर वाली टर्म ही नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे कैसे? इसलिए हमने क्या लिख दिया? आर कैप। आर कैप लिख दिया। अभी आर कैप ना लिखो और वापस ऐसे लिखोगे तो ये क्या है? एक्चुअली ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर एंड इनटू क्या है हमारा? डीएल, मतलब करंट एलिमेंट। ओके, क्योंकि नीचे है हमारा आर स्क्वायर। समझ में आ गया? पक्का? तो ये है हमारी डीबी की वैल्यू, और 90 डिग्री रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब कि जहां एलिमेंट है उसके 90 डिग्री पर कोई पॉइंट है तो वहां पर मैक्सिमम हमें डीबी मिलेगा। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? ओके, तो ये था हमारा बायो सावर्ट्स लॉ। समझ में आ गया ना? ओके, और अगर इसको हम से, ये छोटे एलिमेंट के लिए है, पूरे वायर के लिए निकालना हो तो ये पूरा वायर तो ऐसे छोटे छोटे इनफाइनाइट एलिमेंट से बना हुआ है, तो कुछ नहीं, क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा क्या? डीएल। तो इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा? एल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा वापस? आई एल साइन थीटा। डन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई एल साइन थीटा। वो किसका? बी का फॉर्मूला, और डीबी का फॉर्मूला में डीएल आएगा। दैट्स इट। सिंपल है। पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, देन एक कंपैरिजन भी करते हैं। देखो, दैट इज ये जो हमने निकाला वो, तो ये देखो, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे? करंट की डायरेक्शन सपोज ऊपर की डायरेक्शन में थी तो यहां से ऐसे अंदर जा रहा था, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था, जो यहाँ अंदर। लेकिन अगेन मैं यहां बात करूं तो यहां से बाहर निकल रहा होगा, यहाँ क्रॉस, और अगर इस साइड बोले तो डॉट। और वैसे ही उसकी कंपैरिजन की गई है किसके साथ? पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो भी कूलम्स लॉ से पता चल जाता है। जैसे कि ये चार्ज है, चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पर्टिकुलर पॉइंट, ये सब हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में डिस्कस किया था। तो ये है सपोज आर और ये है पॉइंट पी, तो ये चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर। ये सब स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। तो ई का फॉर्मूला क्या बन जाया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। एफ का फॉर्मूला क्या था? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। और ई का फॉर्मूला क्या था? एफ नेट बाई क्यू, मतलब एक क्यू कट हो जाएगा, सो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ ये क्या दिखा रहे हैं? ये सिमिलैरिटीज दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डन। तो ये सिमिलैरिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम बात कर सकते हैं किसके बारे में?
डिसिमिलरिटीज के बारे में, मतलब कौन सी चीज डिफरेंट है। तो देखो थीटा डिफरेंट है, यहां पर थीटा के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, यहां पर थीटा के साथ कहां कोई लेना देना है। मैं अगर ये p की जगह p यहां रख दूं सेम r डिस्टेंस पे, तो वैल्यू उतनी की उतनी आएगी, यहाँ e की वैल्यू सेम ही आएगी अगर थीटा मैंने यहां रखा तो। मतलब क्या बोल रहा हूं कि जैसे कि ये सर्कल है, ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल है, तो मैंने p यहां ना लेके p पॉइंट यहां ले लिया, तो ये डिस्टेंस तो r ही है। अगर डिस्टेंस r है तो e की वैल्यू तो जो आ रही थी वही आएगी। लेकिन वही केस मैंने अगर यहां किया कि ये पॉइंट को यहां की जगह यहां ले लिया, आंसर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर थीटा है, वहां पर थीटा नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। डन? ओके, तो सिमिलरिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, डिसिमिलरिटीज के बारे में। एप्लीकेशन तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करने के लिए, बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन के हमने बोला, जैसे कि इसके पहले जो हमने बात की थी, ओके, जो वो किसने दिया था? लॉरेंट्ज ने, हमने न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था ना, बुक में भी गिवन है। सो लॉरेंट्ज ने बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, और वो जो हमने फॉर्मूला निकाला दैट इज QVB sin थीटा। वो तो फोर्स, मतलब हम बोल रहे हैं कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी वो देता है बायो सावर्ट लॉ। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और फिर करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से, और ऑलरेडी जो प्रेजेंट थी वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वो फोर्स की वैल्यू अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ILB sin थीटा। ओके, पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है और उसमें हमने चार्ज ले लिया, तो QVB sin थीटा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है और उसमें हमने पूरा का पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, तो F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। अभी ये क्या है? ये है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, कहां हमने बात ही नहीं की, यहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं की। यहां पर तो डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है और डायरेक्शन क्या है वो बताओ। तो ऑर्स्टेड ने तो बोला था कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो और गोल घुमाओ हाथ को, पता चल जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, पता तो चल गई, लेकिन वैल्यू क्या है? तो वैल्यू दिया बायो सावर्ट कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पता चल जाएगा 2 टेस्ला, 10 टेस्ला, 20 टेस्ला कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बायो सावर्ट लॉ है। डन? ओके, फिर इसके बेस के न्यूमेरिकल्स वैसे ही होंगे। तो एक करंट है उसमें से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, दूसरा करंट है उसमें से 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और मुझे यहां ढूंढना है, मुझे यहां ढूंढना है। पॉइंट दे दिए और बोल दिया कि किसकी मैग्नेटिक, मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट। डन? ओके, तो ये था हमारा बायो सावर्ट लॉ। अगेन देखो, जब भी हमें आर कैप हमने निकाला था, तो आर कैप का मीनिंग क्या होता है ये तो हमने पढ़ा हुआ था। क्या मतलब? कोई किसी का भी यूनिट वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाले। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, तो वो वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाले? तो वो पूरी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर मतलब आई जे के पूरा डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, चलो देन न्यूमेरिकल्स है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ यस, तो बायो सावर्ट लॉ समझ में आ गया? पक्का? श्योर? ओके, बायो सावर्ट लॉ से हमें क्या पता चला? बी का फॉर्मूला पता चला। क्या मिला बी का फॉर्मूला? मतलब मैग्नेटिक फील्ड पता चली कितनी। तो भाई पहले तो कांस्टेंट लिख लो, तो कांस्टेंट है μ0/4π। अच्छा रुक जाओ, अभी दूसरा क्या था? तो वो जो ILB sin थीटा था उसके जैसा ही है, IDL और से इंटीग्रेशन कर दिया है तो IL sin थीटा, दैट्स इट, मिल गया, अपॉन r² एडिशनल। डन? ओके, सो ये था बायो सावर्ट लॉ, सिंपल है।